Good morning. I, Prince Tripathi, welcome you on my classes, Tripathi preparation classes. Friends, मेरे previous वीडियो में हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दैट कि हम अपनी क्लास बिगिन करें, उससे पहले हम एक कोटेशन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स डोंट रिग्रेट योर पास्ट, लर्न फ्रॉम इट। फ्रेंड ये है कि अपने भविष्य भूत के बारे में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। अगर आप अपना इतिहास जानते हुए काम करेंगे तो आप अपने भविष्य को जरूर सुधार पाएंगे। इससे पहले कि हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देखिए और आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। फ्रेंड्स, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हेल्प करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, सैयद डायनेस्टी की जो शासनकाल था वो था 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो खिज्र खान था, जिसकी रूलिंग थी 1414 से 1421। उसका पुत्र मुबारक शाह, जिसकी रूलिंग 1421 से लेकर 1434। मोहम्मद शाह, जो कि 1445 और आलम शाह 1445 से लेकर 1451। डायनेस्टी के जो बाद के दो रूलर हैं, जैसे कि मोहम्मद शाह और आलम शाह, ये दोनों ही अयोग्य शासक थे और इनके शासनकाल में एक तरीके से कठपुतली शासक बन के रह गए थे और शासन का बागडोर अन्य लोगों के हाथ में ही रहा। ये दोनों बहुत ही अयोग्य शासक थे। मुबारक शाह एक योग्य शासक था और ऐसा माना जाता है कि सैयद डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक था वो मुबारक शाह ही था। और खिज्र खां, जो कि इन्होंने ही तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या करके इन्होंने ही ये सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। खिज्र खां के बारे में ऐसा मानते हैं कि उसने स्वयं को तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख के अंदर रख के ही अपने आप का शासन किया दिल्ली सल्तनत पे, और ये हर बार शाहरुख को, जो कि तैमूर का उत्तराधिकारी था, उसको पैसे और रुपए भी भिजवाता रहता था। मुबारक शाह ने अपने पिता द्वारा बनाई गई जो रीतियां थी और उसका पालन नहीं किया। इसने तैमूर लंग के उत्तराधिकारी को कर देना भी बंद कर दिया और इसने अपने नाम से कुतबा पढ़वाए और अपने नाम से सिक्के भी जारी किए। मुबारक शाह ने ही शाहरुख को देने वाली जो भी धनराशि थी उसको समाप्त कर दिया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयते आला की उपाधि धारण की। तैमूर लंग की सेना में एक सेनापति था और तैमूर लंग ने भारत से वापस जाते समय मुल्तान की जो दीपालपुर की जो गद्दी थी वो खिज्र खां को दी थी। शाहरुख को ये नियमित रूप से कर भेजता था। शाहरुख, जो कि तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था, खिज्र खां उसे नियमित रूप से कर भेजता रहता था। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक खां था, जो कि 1421 लेके 1434 तक गद्दी पे बैठा रहा। इसने स्वयं शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश की शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। मुबारकाबाद की स्थापना यमुना नदी के तट पर मुबारक खां ने ही कराई। मुबारक खां ने शाहरुख को दी जाने वाले कर को समाप्त कर दिया और इसने स्वयं के नाम पे कुतबे भी पढ़वाए और सिक्के भी जारी किए। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि एक बहुत ही अयोग्य शासक था और अंततः इसको मार के लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। फ्रेंड्स, इस शासनकाल का, इस सैयद वंश का जो शासनकाल था वो सबसे कम समय के लिए केवल 37 वर्षों के लिए ही रहा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासन का सबसे कम समय के लिए शासनकाल था, तो वो था सैयद वंश। और किसका सबसे ज्यादा समय के लिए शासनकाल था, वो था तुगलक वंश। अब हम इसके आगे लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में अगला शासन जो था वो लोधी वंश का था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अगर हम बात करें लोधी वंश के बारे में तो ये बेसिकली अफगान शासक थे। दूसरी बात, इनकी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी और ये एक सुन्नी मुसलमान थे। बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की,
जिसने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था, 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक। 1526 में आप सभी को पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यहीं पे हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। बहलोल शाह लोदी, इसी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल शाह लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। यह प्रथम अफगान राज्य था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम अफगान राज्य था वो लोदी डायनेस्टी थी और जिसके श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल ने बहलोल सिक्के भी चलवाए। सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बहलोल लोदी एक ऐसा शासन था जो अपने सरदारों के खड़ा होने पे स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी वंश की गद्दी पे बैठा। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश की गद्दी पे उसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पे बैठा। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा में राजधानी परिवर्तन किया। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने की। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी मानक चलाया। संस्कृत ग्रंथों का फरहंगे सिकंदरी नाम से इसने फारसी में अनुवाद भी कराया। गुलमुखी उपनाम से इसने कविताएं भी लिखी। इसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया और स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर भी रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी एवं पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। लोदी वंश का अंतिम शासक या फिर कहें दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक गद्दी पर रहा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में यह मारा गया। इस लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी की युद्ध हुआ और जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पे मारा गया। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र यही एक ऐसा शासक था जो कि युद्ध करते हुए युद्ध स्थल पे मारा गया। बाबर को युद्ध के लिए बुलाने वाले लोगों में दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला था पंजाब का शासक दौलत खान लोदी और दूसरा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान। इन्हीं के आमंत्रण पे बाबर ने पानीपत की युद्ध किया और इसकी विजय प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने शैद वंश और लोदी वंश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर किया है। आई होप मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। फ्रेंड्स, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे हेल्प करेगा और मुझे प्रमोट करेगा कि मैं और भी नई नई वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।